Hi friends, again a chapter which you have done in your earlier studies, possibly in 12th standard, and we are here to understand this basis, that is registration of firm. Now what happens here, in the Indian Partnership Act, if I talk about the entire central law, I will not talk about state, ठीक है? So don't think about Maharashtra as such in this chapter. You might have learned in 12th standard in relation to Maharashtra. तो मत बोलना कंपलसरी है ये सब, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायरली. तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है. तो सर रजिस्ट्रेशन होता क्या है? Where do we do registration and who is the authority to do that? Sir, there is a concept and an authority called registrar of firms. Registrar of firms is the authority जहाँ पे आप रजिस्टर करते हो फर्म्स को. ठीक है, मतलब आपकी फर्म किसी जगह पे रजिस्टर हो जाती है, मतलब इट इज अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट, अंडर द परव्यू ऑफ द अथॉरिटी. तो एक रिकग्निशन मिल जाता है कि वी नो कि कितनी पार्टनरशिप फर्म्स इंडिया में है, रजिस्टर्ड है. नाउ लॉ ने क्या बोला कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है. सिंस इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर इट, हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे हम इलीगल एसोसिएशन नहीं कहेंगे. लेकिन व्हेंस देयर इज एन a firm which is not registered, it has certain disabilities जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर लर्निंग दैट, लेट्स अंडरस्टैंड what are the protocols and the formalities for registration, and then we'll be learning what are demerits of registration. Quite simple, quite interesting, and I expect a question on this also for sure. Registration of firm may be effected at any time by sending by post or delivering to the registrar of firms of the locality a statement in the prescribed form with a prescribed fees. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि अगर आपने फर्म ओपन की 2005 में सपोज, एंड 2020 में if you want to register it, is there any deadline within 6 months, 3 months, 2 years, 1 year? yes, no. सर, आपको जब चाहो आप रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी बाय वे ऑफ टाइम लिमिट ऑल्सो. आप जब चाहो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, जब चाहो आप आपके लोकलिटी में जो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होगा वहां पे आप उसे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एक फीस पे करके आप खुद के फर्म को रजिस्टर कर सकते हो. इन मुंबई, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई ईयर, मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कहाँ पे है? बैंड्रा. ROF मुंबई में बैंड्रा में है. तो दैट इज बेसिकली द प्लेस वेयर एवरीवन हैज टू रजिस्टर, पूरा मुंबई. नाउ तो ऑनलाइन हो चुका है, तो दे डोंट हैव टू गो स्पेशली फॉर दैट. मूविंग फॉरवर्ड गाइस, अब उस एप्लीकेशन में जनरली होता क्या है? तो फर्म का नाम, द प्लेस ऑफ बिजनेस, द नेम्स ऑफ द फर्म्स कैरिंग अ बिजनेस फ्रॉम अदर प्लेसेस जैसे कि ब्रांचेस, द डेट व्हेन द पार्टनर जॉइन द फर्म, नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, द एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म. ये स्टैंडर्ड बेसिक्स है जो आपके फॉर्म में होगा. फर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स के एड्रेसेस, ड्यूरेशन मतलब क्या, वो फिक्स पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट विल है. दिस डिटेल आई बीन मेंशनड हियर. फिर ये कहता है अनडिजायरेबल्स जो नेम होते हैं जैसे कि क्राउन, इंडिया एक्सेट्रा, वो नाम आप यूज नहीं कर सकते एज अ पार्टनरशिप फर्म नेम अनलेस अप्रूव्ड बाय CG. फिर कहता है वो फॉर्म्स जो सबमिट किए वो साइन करने हैं सब पार्टनर्स को या उनके अदर एजेंट को, एंड द फर्म गेट्स रजिस्टर्ड. ये कहता है फर्म रजिस्टर होती एक्चुअली कब है? फिर कहता है when the registrar of firm is satisfied that the above provisions have been complied with, he shall record a statement in the register of firms and then file a statement. He will issue a certificate of registration. वो डॉक्यूमेंट्स लेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद if documents are clear, he will issue the certificate. That's fine. अब ये पार्ट अगेन अ केस स्टडी बन सकता है, सेम है बट ट्विस्टिंग पार्ट पे. Since I have told you there is no time limit for registration, you can register you at any point of time. However, it lays down that before any suit can be filed in the court of law, the firm has to be registered. Otherwise, the suit will be dismissed. However, in case a suit is filed, such needs to be withdrawn, and fresh suit needs to be filed after registration.
इस पॉइंट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको डीमेरिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन भी पता होना चाहिए, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं याद रखूंगा इस वीडियो सेशन में कि मैं आपको डीमेरिट्स के साथ वापस ये पॉइंट सिखाऊं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जिनको 12th में सीखा है क्या कि अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट सू द थर्ड पार्टीज इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो वो चीज़ को कॉन्सेप्ट बनाओ अभी से। तो आप ये समझते हो कि अगर आपको सू करना है और आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो आप सू नहीं कर सकते जब तक आप क्या ना कर लो, आपकी फर्म को रजिस्टर ना कर लो। अगर आपका सू रिजेक्ट हो गया है तो आपको आपका सू विड्रॉ करना है, फिर रजिस्टर करना है और फिर वापस सू फाइल कर सकते हो। दैट्स द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग बेसिक्स अगेन। पार्टनरशिप का कंटेंट क्या होगा? नेम ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, प्लेस वेयर बिजनेस कैरिड ऑन, capital brought in by partners, property of the firm, profit and loss of each, sharing ratio of each partner, rights and duties of partners, provision of accounts, audit, keeping books of accounts, resolution के procedures क्या होंगे, retirement के rules क्या होंगे, how will you settle the accounts, and अगर dispute होगी, how will you solve the disputes? ये सब क्या है? These are the normal contents of partnership. So do we expect this? Definitely not. इतना easy एग्जाम में नहीं पूछेंगे, but yes, आपको क्यों दे रहा हूँ कि एक बार नज़र मार लेना, अगर एग्जाम में बाई चांस आया तो नाम, एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स, ड्यूटीज, कैपिटल, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, ये सब तो ऐसे ही दिमाग में आ जाने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 6-7 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल। आई रिपीट व्हाट आई हैव डन टिल नाउ। नंबर 1, मैंने कहा कि टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म इट इज नॉट मैंडेटरी। नंबर 2, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इलीगल नहीं मानी जाएगी। हाउ डू यू रजिस्टर इट? तो आपको 4-5 डिटेल्स ROF को भेजनी है, जैसे कि नाम, एड्रेस, पार्टनर्स के नाम, डिटेल्स, और आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी जब एंट्री हो जाएगा इस तरह फर्म्स के अंदर। कभी कभी बहुत बैकलॉग होता है, खाली सबमिशन कर दोगे ना तो फिर वो लोग क्या मान लेते हैं कि आपकी फर्म रजिस्टर हो चुकी है। आपके हर डॉक्यूमेंट साइन में ऑल पार्टनर्स या फिर उसके एजेंट का होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हो, लाइफ टाइम में कभी भी, जरूर टाइम लिमिट्स कुछ नहीं है। और अगर सू फाइल करना है तो पहले सू फाइल करोगे या नहीं? पहले आप सू फाइल करोगे नहीं, पहले आप रजिस्टर करोगे उसके बाद सू फाइल करोगे। ये चीज पे मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेट मी जस्ट शोकेस इट। पार्टनरशिप डीड जो होती है वो ओरल या रिटन दोनों हो सकती है। व्हाट डू माइंड में दैट कि सर एक लोकल बंदा भी पार्टनरशिप कर सकता है ओरली, बट अगर आपको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है तो ही पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है जो राइटिंग में होती है। बाकी पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल ऑल्सो एंड इम्प्लाइड ऑल्सो। याद रखना ये बात। डीड की जरूरत कब पड़ती है? एविडेंस चाहिए तब, रजिस्ट्रेशन के लिए गए तब। मैंने को रजिस्टर विद ROF तब आप नहीं बोलते ओरली बनाया हुआ है, ओरली ऐसा नहीं होता, फिर आपको लिख के देना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? नहीं सर, पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है जब आपको फर्म को रजिस्टर करना हो, तब तक जरूरी नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट विच इज द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने आपकी फर्म को रजिस्टर नहीं किया, इफ द फर्म of partnership is an unregistered partnership firm, it will suffer certain disabilities. Number 1, वो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स पे सू नहीं कर सकते। वो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो अपनी फर्म पे सू नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन ये आगे जाके आप सीखोगे कि दे कैन सू फॉर डिसोल्यूशन। अगर उन्हें डिसोल्यूशन चाहिए तो आप सू कर सकते हैं, बाकी सू नहीं कर सकते। चेक इट आउट। A partner of an URF, unregistered firm, cannot file a suit for any purpose for a right enforcing from a contract against a firm or any of the partners. मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स पे और एक पार्टनर फर्म पे सू कर सकता नहीं है अगर वो अनरजिस्टर्ड फर्म है तो। नंबर 2, अनरजिस्टर्ड फर्म उनके बुक्स के जो डेटर्स है, डेटर्स उस पे पैसा ना आने पे सू नहीं कर सकते। लेकिन क्रेडिटर्स जो होंगे URF के, वो क्रेडिटर्स फर्म पे सू कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है यहाँ पे कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो होता है वो सू नहीं कर सकता
अपने डेटर्स पे, बट क्रेडिटर्स जो होंगे उनके वो यूआरएफ को सू कर सकते हैं। इतना सब बोलने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लॉ चाहता है कि आप क्या करो, आपकी फर्म को रजिस्टर करो। दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट इंटेंट। फिर ये कहता है सेट ऑफ, ये बोलता है आप लोग सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ क्लेम करना? इफ समथिंग इज रिसीवेबल फ्रॉम अ पर्सन एंड समथिंग इज पेएबल टू द पर्सन, यूआरएफ अनरजिस्टर्ड फर्म ने 100 रुपए का माल बेचा मिस्टर वाई को, मतलब उन्हें 100 रुपये लेना बाकी है, उसी वाई से उन्होंने 200 रुपया लिया, वो लोन है। अब मुझे बताओ 200 का लोन है और 100 का माल बेचा है, तो नेट कितना पे करना बाकी है? तो कंपनी फर्म हैज टू पे टू मिस्टर वाई 100 रुपया। इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ। 200 देना है और 100 लेना है, लेकिन लॉ क्या बोलता है? आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। वो 200 ले पाएगा बट आप 100 नहीं ले पाओगे। यहाँ पे ध्यान देना। आपकी बैलेंस शीट है, ये यूआरएफ है, अनरजिस्टर्ड फर्म। आई एम यूजिंग अ न्यू पेज, इसलिए थोड़ा पॉज किया था मैंने वीडियो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको कि मान लीजिए ये बैलेंस शीट है इसकी, यूआरएफ की। अब इस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे मिस्टर वाई को आपने 100 रुपये का माल बेचा, इसी वाई से आपने 200 रुपये का माल खरीदा। तो वाई जो है 200 रुपये का क्रेडिटर है और 100 रुपये का क्या है? डेटर है। अब जब वाई पैसे मांगने आया आपसे, आप बोलोगे कि भाई वाई तेरा हिसाब निकाल। वाई बोलता है मेरे को 200 रुपये लेना है। फिर यूआरएफ बोलता है, अनरजिस्टर्ड फर्म बोलता है तेरे को मुझे 100 लेना भी है। बोलता है उसके लिए आप अलग मुझे सू करना, मैं आप पे 200 के लिए सू करूंगा। तो यूआरएफ बोला कि एक काम कर, 200 मुझे देना है, 100 लेना है, तो ये ले 100 रुपया। इसको कहते हैं सेट ऑफ। लॉ क्या बोलता है? आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉ सेज आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब आपकी बैंड बजा रहा है, बैंड, लिटरली बैंड, कि आपको सू भी नहीं कर सकते, सेट ऑफ भी नहीं ले सकते। बस आप क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। बच्चे की जान खा रहे हो तुम लोग, क्या बोल के कि आप सू नहीं कर सकते। मतलब फिर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई रजिस्टर कर लेना भाई। ऑप्शन क्यों दिया तुम लोगों ने? ऑप्शन ऐसे ही दिया था, आप रजिस्टर कर लो, दैट्स द आइडिया। तो पहला है पार्टनर्स एक दूसरे पे सू नहीं कर सकते, पार्टनर्स फर्म पे सू नहीं कर सकते। दूसरा, पार्टनर्स थर्ड पार्टी पे सू नहीं कर, सॉरी, फर्म थर्ड पार्टी पे सू नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी फर्म पे सू कर सकती है। तीसरा, हम सेट ऑफ नहीं ले सकते, पार्टनरशिप फर्म सेट ऑफ नहीं ले सकता। फाइनली यू आर कमिंग टू 3 कंक्लूजन्स हियर। These are demerits of non-registration. Here comes exceptions which I kept it for. ये क्या है? These are exceptions whereby partnership firm even though unregistered they can sue. Even though unregistered they can sue. Now ध्यान देना, ये कहता है कि अगर आपकी फर्म का कोई भी पार्टनर क्या डिमांड कर रहा है? डिसोल्यूशन डिमांड कर रहा है। ओए शिट, माय सॉरी, मेरा पेन गिर गया, आई होप बिगड़ ना जाए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फिर डिसोल्यूशन के बाद के हिसाब लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप सू फाइल कर सकते हो। ये कहता है कि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन अगर आपको डिसॉल्व करना है फर्म को, तो भले ही आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो, आप क्या कर सकते हो? आप सू फाइल कर सकते हो फॉर डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन करने के लिए क्या एक अनरजिस्टर्ड फर्म सू फाइल कर सकता है? यस। क्या एक अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर सू फाइल कर सकते हैं? यस। क्यों? बंद करनी है। कॉन्सेप्ट क्या है सर? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स चाहता ही नहीं है कि अनरजिस्टर्ड फर्म चले, बंद करना है, मोस्ट वेलकम, हम बंद करवाते हैं। चालू रखने के लिए हमको सताएंगे, बंद करने के लिए हम सताएंगे नहीं, बंद करो चलेगा, क्योंकि आप वैसे क्या हो? लावारिस फर्म हो, अनरजिस्टर्ड फर्म, वी डोंट वांट यू टू बी ओपन। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही अतरंगी है, मैं एक बार रीड करके मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर एक्टिंग फॉर एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म may bring a sue for realization of properties of insolvent partner or for the realization of property
ऑफ डिसॉल्व फर्म। एक बार एक काम करो, लेक्चर को यहाँ पे पॉज करो और एक बार ये पॉइंट नंबर 2 वापस एक बार देख लो, फिर मेरा वीडियो देखना एग्जाम्पल के साथ, वापस एक बार पढ़ना, जो मैं कहता हूँ वैसे पढ़ना प्लीज। पॉज करके देख लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पे आना। इमेजिन करो एक फर्म है, इसका नाम है एबीसी। इसमें 3 पार्टनर्स है, तीनों का नाम क्या है? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। फिर ये है ना बैलेंस शीट है मिस्टर बी की, ये उसकी पर्सनल बैलेंस शीट है और ये उसके फर्म की बैलेंस शीट है। और फर्म के अकाउंट्स में बी कहाँ होगा पता है? कैपिटल अकाउंट, आपको पता होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे जो आएगा ना बैलेंस, जो बी का बैलेंस होगा फर्म के अंदर, वो उसके बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा पता है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एबीसी, यहाँ पे। आई होप इतना तो अकाउंट आपको याद होगा कि इन द बुक्स ऑफ बी इट इज इन्वेस्टमेंट इन एबीसी, इन द बुक्स ऑफ एबीसी इट इज कैपिटल ब्रॉट इन बाय बी। अब अगर बी क्या हो जाता है पता है? इंसॉल्वेंट। व्हाट हैपेंस टू बी? बी बिकम्स इंसॉल्वेंट। व्हेन बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, व्हेन बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, उसका जो पैसा है, उसका जो पैसा है ऑफिशियल असाइनी क्या करेगा पता है? एसेट्स को सेल करेगा और लायबिलिटीज को पे करेगा। डू यू अग्री एवरीवन? अब मुझे ये बताओ, ये एसेट जो है बी का, उसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एबीसी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन एबीसी जो है वो पार्टनरशिप फर्म है, और वो पार्टनरशिप फर्म क्या है? यूआरएफ है। अब अक्ल लगाना कि असाइनी अगर इस इन्वेस्टमेंट से पैसा लेना चाहता है, द पॉइंट व्हाट आई वाज कन्वेइंग टू यू ऑल इज कि इस सिचुएशन के अंदर ऑफिशियल असाइनी जब एसेट्स को बेच रहा है, तो बंदा एसेट्स को बेच रहा है, तब तब जब इस एसेट की बारी आई, इन्वेस्टमेंट एबीसी, वो इसको बेचने निकला। इसको बेचने निकला तो इसका पैसा कहाँ पे था? इस फर्म में था, एबीसी में। और एबीसी को ये पैसा लग चाहिए, एबीसी से आपको ये पैसा चाहिए, तो आपको इसके एसेट्स मतलब डेटर्स को सू करना पड़ सकता है टू रिकवर द मनी। अब जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं था, जनरली अनरजिस्टर्ड फर्म के डेटर्स को, थर्ड पार्टीज को फर्म सू नहीं कर सकता, लेकिन असाइनी ऑफ अ पार्टनर हु इज इंसॉल्वेंट वो सू कर सकता है, जिससे ये पैसे इधर आए और यहां से पैसे किसके पास आए? इधर। और यहां से पैसे किसको मिले? क्रेडिटर्स को मिले। मैं रब कर देता हूं, बहुत गंदा बन गया है, वापस बना के दिखाता हूं आपको। वापस देखना एक बार, देखिए हम, ये है पहला, ये है दूसरा। अब ये है एबीसी अनरजिस्टर्ड फर्म। कौन सी फर्म? अनरजिस्टर्ड। ये है बी, उस फर्म का पार्टनर। अब बी क्या हो चुका है? बी हो चुका है इंसॉल्वेंट। बी हो चुका है इंसॉल्वेंट। अब जब ये बी हुआ इंसॉल्वेंट गाइस, तब इसके लिए कौन अपॉइंट हुआ? ऑफिशियल असाइनी, जो एसेट्स को बेच रहा है और लायबिलिटीज को पे करेगा। अब एसेट्स में एक एसेट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एबीसी। और बी कौन है? बी फर्म का पार्टनर है, तो कैपिटल यहाँ पे आएगा, अमाउंट। वही चीज अमाउंट यहाँ पे कहाँ दिखेगी? इन्वेस्टमेंट इन एबीसी में दिखेगी। फेयर इनफ। अब जब असाइनी बोला कि मुझे ये एसेट में जो कैपिटल है आपका, समझो 20 लाख रुपया कैपिटल है, ये कैपिटल जो है 20 लाख, मुझे उस पैसा चाहिए। हम बोली पैसा दे देते सर, लेकिन हमारे पैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं, डेटर्स पैसा दे नहीं रहे, डेटर्स पैसा दे नहीं रहे, और डेटर्स को हम सू कर सकते नहीं है क्योंकि हम क्या है? यूआरएफ है। अब असाइनी को समझ में आ गया कि जब तक डेटर्स से पैसा आएगा नहीं, बी को पैसा मिलेगा नहीं, और जब तक बी को पैसा मिलेगा नहीं, बी का लायबिलिटीज पे होगा नहीं। ये सिचुएशन में लॉ बोलता है, ये सिचुएशन लॉ बोलता है कि असाइनी कैन सू, असाइनी कैन सू टू द पार्टीज ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म आल्सो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर दैट इज बी of a unregistered firm that is ABC may file a suit for selling the assets of insolvent partner or realization of property of dissolved firm.
फर्म जो होती है उसको उसके एसेट्स को बेचने का राइट किसके पास है? ऑफिशियल असाइनी के पास है। मतलब एसेट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर और एसेट्स ऑफ द फर्म विच इज अनलिस्टेड फर्म ऑफ सच पार्टनर, दोनों के एसेट्स पे सू करने का राइट असाइनी के पास है, क्योंकि फर्म के पार्टनर क्या हो चुके हैं? इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। और इंसॉल्वेंट होते ही फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व। On insolvency of a partner, the firm gets dissolved. That's also something which you can remember here. क्योंकि वो word लिखा है dissolved. That's why I've said this. अब ये कहता है कि ऊपर हमने कहा था कि आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, बट लॉ कहता है कि आप 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। इज्जत निकाल रहे, इज्जत। सेट ऑफ नहीं ले सकते, चलो हम आपको बिल रिलैक्सेशन देते हैं। कितने रुपए का? 100। क्यों? उस जमाने में 100 रुपए का मिनिमम वैल्यू था, अभी तो 0 वैल्यू हो चुका है। अब 100 रुपए के लिए आप सू फाइल कर सकते। लॉ कहता है सर अमेंड नहीं किया, सर नहीं किया, 100 को 100 ही रखा। अब मतलब 100 तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, 100 के ऊपर का सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। फिर ये कहता है लास्ट पार्ट, ये वाला आपके एग्जाम का केस स्टडी बन सकता है, एंड आई चैलेंज यू, it's also a trickier term to understand. I give you a chance, pause your video here, read the line and try to rethink on your brains, do you understand this point or not? मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आई होप आप लोग ने अभी तक रीड कर लिया हो एक बार। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल नॉट अफेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स अराइजिंग अदरवाइज देन आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, इंजंक्शन अगेंस्ट रॉन्गफुल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। बाउंसर, बाउंसर। आइए समझते हैं इसके इस बेसिस को। सुनो, आपने एक ब्रांड ओपन की, ब्रांड का नाम है चॉक्स, CHOCS, चॉक्स। 4-5 दोस्तों ने मिला, ऐसे रैंडम एग्जांपल बना रहा हूं, सोच समझ के नहीं बना रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने एक ब्रांड बनाई, क्या नाम बोला मैंने? चॉक्स। क्या बेचते हो आप लोग? चॉकलेट्स। आई वेंट टू ऊटी ना वंस गाइस, चॉकलेट्स एक से एक चकाचक मिलती है वहां पे, मतलब यू कैन हैव लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स है ऊटी पे। एनीवेज, चॉक्स करके ब्रांड ओपन की। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ऊटी से आपने चॉकलेट्स वहां से इंपोर्ट की, इंपोर्ट मतलब वो सिटी से यहाँ पे लाई, सॉरी, और वहां से चॉकलेट्स यहाँ पे बनाई। अब इतना फेमस हो गया ब्रांड, पूरे इंडिया में आपके चॉक्स नाम की कैडबरीज बहुत बिकती है, बहुत। इट्स लाइक अ कैडबरी जैसे ब्रांड है, डेयरी मिल्क, कैडबरी, वैसे आपकी बड़ी ब्रांड हो गई चॉक्स नाम की। अब ये देखकर ये जो फर्म है ना आपकी, वो एक्चुअली क्या थी? देखो यहाँ पे, अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर आपने किसी को चॉक्स बेची, एक दुकान में चॉक्स बेची, कितने की? 10,000 रुपए की। अगर वो दुकानदार आपको पैसा नहीं देता, तो क्या आप उसके ऊपर सू फाइल कर सकते हो, हाँ या ना? आप बोलोगे ना। मैंने बोला क्यों? तो आप बोलोगे सर चॉक्स एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, लेट चॉक गेट रजिस्टर्ड फर्स्ट एंड देन चॉक्स कैन फाइल अ सूट। फेयर इनफ, फेयर इनफ। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं this type of contract is actually a nature of transaction which is arising from a contract. आपको चॉकलेट बेचना क्या है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है। अब एग्जांपल नंबर 2 सोचना, चॉक्स का जहां पे शॉप था ना, जहां पे चॉक्स का खुद का ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वहां पे चोरी हुई। क्या हुई? चोरी हुई। और चोरी जिसने की, वो बंदा सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया। पकड़ा गया मतलब कैच हो गया। अब चॉक्स के ओनर्स जो है, उन्होंने पुलिस केस किया कि हमने, हमारे फैक्ट्री में चोरी हुआ है, 10 लाख रुपए का चॉकलेट चोरी हो चुका है, और हमारे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर का शक्ल दिख रहा है, हम उस पर केस करना चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या एक अनरजिस्टर्ड फर्म चोर पे केस कर सकता है या नहीं? क्योंकि वो तो कौन सा फर्म है? अनरजिस्टर्ड फर्म है। डेफिनेटली आपने ये सब चीजें नहीं देखी होगी 12th स्टैंडर्ड में इस लेवल पे। मुझे बताओ क्या वो सू कर सकता है या नहीं? सब यूआरएफ है, वो कैसे करेगा? लॉ बोलता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ है आफ्टर डेवलपिंग चॉक्स?
नहीं, इसे कहते हैं अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अराइजिंग फ्रॉम नहीं, अराइजिंग आउट। चोर से तो कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, क्या चोर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था चोर चोरी करने आना फिर तेरे पे केस कर, नहीं, दिस इज कॉल्ड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जब आपने चॉकलेट का माल इस दुकान वाले को बेचा था उसको क्या कहते हैं, अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये कि ऐसे ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपको लॉ का सपोर्ट चाहिए, किसी ने चोरी की, आपके ब्रांड को कॉपी किया, एक बंदे ने एक और चॉक्स बनाया, ब्रांड कॉपी किया, इन्फ्रिंज किया, क्या किया, इन्फ्रिंज को कॉपी करना कहते हैं, और उसने क्या लगा दिया चॉक्स में, एक और एस लगा दिया, उसने भी ब्रांड से चॉकलेट बेचना शुरू कर दिया बाय नेम व्हाट, चॉक्स। इसमें चॉक्स कितने हैं, डबल चॉक्स है। और इस पे भी आप, भले ही आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो, ऐसे लोगों पे भी आप सू फाइल कर सकते हो, क्योंकि इससे अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इससे हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ही नहीं था। मतलब आप किसको सू नहीं कर सकते, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको सू नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, उसने आपका दुकान में कुछ चोरी कर दिया, इन्फ्रिंज कर लिया, कॉपी कर लिया, ब्रांड कॉपी किया, तो उस पर आप सू बिंदास कर सकते हो। दिस इज बेसिकली द पार्ट हियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट, आपका रजिस्टर फॉर्म क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। द डॉक्यूमेंट जो हमने सीखा था इन योर पार्टनरशिप लॉ, सेम सॉरी कंपनी लॉ, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर आल्सो, इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिक, एनीवन कैन इंस्पेक्ट इट। मैं एक और बार रिकैप दे सकता हूं आपको। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या, आपका आंसर है नो। नंबर 2, क्या वो इलीगल एसोसिएशन है क्या, आंसर इज नो। विल देयर बी डीमेरिट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, आंसर इज यस। वेयर डू यू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इंडिया, मुंबई में कहाँ पे है, बांद्रा में है। डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने पड़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, क्या पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर है, डिटेल्स दे दो। क्या अनडिजायरेबल नेम जैसे क्राउन, इंडिया, किंग ऐसा नाम यूज कर सकते हैं फॉर्म में, नहीं, इसे कहते हैं अनडिजायरेबल नेम्स। अगर यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन साइन करेगा डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड पे, सभी पार्टनर या फिर उसके ऑथराइज एजेंट। जैसे ही आपने सबमिशन किया ना आरओएफ को, आपका फॉर्म डीम टू बी रजिस्टर्ड माना जाएगा। सर्टिफिकेट देने तक राह देखने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, सर्टिफिकेट देगा, बट नहीं भी दिया ना, आपने सबमिट किया, आपका फॉर्म रजिस्टर माना जाएगा। टाइम आप कभी भी करवा सकते हो, फॉर्म चालू होने के बाद कभी भी। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए, नेम ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल, रिजोल्यूशन के टर्म्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, हाउ यू सॉल्व डिस्प्यूट्स। आर्बिट्रेशन वर्ड जो है ना, उसका मतलब क्या होता है, एक सेटलिंग ऑफिसर होता है जो आपके डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर दो बच्चों ने झगड़ा किया, डिस्प्यूट किया, और कहा कि अभी धोनी सर जो बोलेंगे ना वो सही, वो जो कहेंगे मानेंगे, तो अब मैं क्या हो जाऊंगा, आर्बिट्रेटर, जो मैं आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करूंगा। अगर आपने आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं की तो क्या होगा, आप आपके फॉर्म पे सू नहीं कर सकते, आप पार्टनर्स पे सू नहीं कर सकते, आप थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी आप पे सू कर सकते हैं, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। फिर बोला आप क्या क्या कर सकते हो, फिर भी एक्सेप्शन में आप रिजोल्यूशन के लिए पार्टनर्स पे फॉर्म पे सू कर सकते हो, अकाउंट्स को पैसे मांगने के लिए आप फॉर्म को सू करो रिजोल्यूशन पे, असाइनी जो अपॉइंट होता है इंसॉल्वेंसी पे, वो भी बंदा सू कर सकता है टू रिकवर द प्रॉपर्टीज। फिर आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो कितना, 100 रुपए का। और जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं आउट ऑफ इट, जो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, जैसे कॉपी करना, इन्फ्रिंज करना, वो सब पे भी आप सू कर सकते हो। ये हमारा हो गया चैप्टर पूरा, 30 मिनट्स एंड द चैप्टर इज डन। आपने 2 चैप्टर्स कर लिए, एक 30 मिनट का, 38 मिनट, 68 मिनट्स की स्टडीज, एंड वी हैव फिनिश्ड द 2।